हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज से एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लोग संविधान के अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग लेंगे, तथा उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि जो हम ये आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तथा इससे लाभ लेंगे आप। तो हम लोग आइए इसको वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लेते हैं शुरुआत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि हम लोग संविधान से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, अर्थात संविधान ये किस अधिनियम से लिया गया है, ये इसके अस्थायी या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होंगे। और आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने 4 एक्ट्स हैं और इनमें से एक सही है। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1861, दूसरा है आपका भारतीय परिषद एक्ट 1892, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1909, चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1919। आपके सामने ये 4 एक्ट्स हैं, 4 नियम हैं, इन्हीं के अंतर्गत इसको पास किया गया था। तो अगर हम देखेंगे गौर से दोस्तों, आप खुद माइंड करिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों, अगर देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। आइए हम लोग जानते हैं भारतीय परिषद एक्ट 1861 क्या था। दोस्तों, ये पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार किया गया और कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी और पहली बार विदेशियों को विधि निर्माण में कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला था। कहने का मतलब कि जो ये पहला एक्ट था, ये स्टार्टिंग ऐसा 1861 का एक्ट था जिसमें विदेशियों को अंशतः, पूर्णतः नहीं, अंशतः रूप से भाग लेने का अधिकार मिला था इस भारतीय परिषद एक्ट 1861 के अंतर्गत। तो दोस्तों, हमको यहाँ से इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश सैद्धांतिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, मतलब सबसे कम समय के लिए सिद्ध हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा ऑप्शन है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप इनमें से देख सकते हैं कि आपका इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इसका अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आइए हम लोग जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। दोस्तों, भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1774 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट था तथा 1993 में चार्टर एक्ट आया था। तो मतलब कहने का ये सबसे कम अर्थात सबसे अल्प अवधि के लिए यह ब्रिटिश संवैधानिक द्वारा प्रयोग किया गया यह एक्ट था। तो यहाँ से हमको दोस्तों इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था। ये आपके सामने 4 अधिनियम है, आपको अच्छी प्रकार समझ लेना है दोस्तों। देखिए, बोला है धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था, अर्थात किस अधिनियम का विशिष्ट लक्षण था, अर्थात किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है भारतीय परिषद एक्ट 1861, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप इसमें गेस कर सकते हैं, आप मान लगाइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर दोस्तों सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारतीय सरकार अधिनियम
1919। आइए हम लोग इसको जानते हैं कि क्या ये अधिनियम 1919 का था। दोस्तों वर्ष 1919 के भारत परिषद अधिनियम 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा गया था। इसको क्या बोला गया था? मार्लो मिंटो, इसको समझिएगा। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के समस्त भारत अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तृत रूप से लागू कर दिया गया था। तो 1919 जो अधिनियम था ये प्रमुख रूप से एक अलग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आयोग लेकर आया था। तो आप इसमें सिंपल कह सकते हैं कि ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 था ये धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए एक अलगाववादी का प्रथा लेकर आया था, यह कानून लेकर आया था। तो हमको यहाँ से दोस्तों इतनी जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपको ध्यान देना है कि जुलाई 1946 में जो गठित की गई थी संविधान सभा उसके सदस्य इनमें से कौन से नहीं हैं? तो आप सिंपल देख सकते हैं, ऑप्शन आपके 4 हैं सामने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है अबुल कलाम आजाद। दोस्तों अगर देखा जाए तो इनमें से सभी लोग सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, के.एम. मुंशी भी थे और अबुल कलाम आजाद भी थे, लेकिन यह महात्मा गांधी नहीं थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो यहाँ तक के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? इसमें बोला है, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी। ज़्यादातर कितने बच्चे होते हैं थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं कि अस्थायी और अस्थायी। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसने कहा है भारत के अस्थायी सदस्य कौन है। अस्थायी सदस्य की बात आती है, आपके 4 ऑप्शन है सामने। श्री सच्चिदानंद, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारत के अस्थायी सभापति थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है दोस्तों कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जिन्होंने संविधान सभा के उद्घाटन की जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी यही किए थे। यहाँ सबको इतनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति। मसौदा मतलब कि राय मशवरा देने वाला, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया। क्या कहा गया? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कई बार पूछता है कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो हमसे ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछा है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की अगर बात आती है इसमें से आपको सही ऑप्शन होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे जो मसौदा या इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष इन्हीं को कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए संविधान सभा के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को ही इसमें सदस्य चुना गया था। इस समिति में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इस समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे?
7 सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछता है कई बार कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। यहाँ तक कितना क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था। आया है कि जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, MC शीतलवाड़, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है BN राव। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप खुद माइंड करिए दोस्तों, इनमें से सही कौन होगा। अगर सही की बात करें तो निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? BN राव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उन्होंने 17 मार्च 1900, कितना याद रखिएगा, 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उन्होंने विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी थी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। क्या की थी? परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी कई बार पूछता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब बात आई है यहाँ पर दोस्तों कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात होती है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप खुद माइंड लगाइए कौन होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछता है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है KM मुंशी। तो आप खुद माइंड करिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। अगर दोस्तों सही ऑप्शन की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु विधानसभा के सदस्यों की पहली बैठक, ध्यान दीजिएगा, पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ दोस्तों? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, पीछे बताएं, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया था तथा संविधान सभा के चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। पूछता है संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी। यहाँ से कितनी जानकारी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। कितनी समितियां बनी थी संविधान सभा के गठन के लिए? तो दोस्तों अगर समितियों की बात करें तो इसमें 17 समितियां बनी थी। कितनी बनी थी? 17 समितियां बनी थी जो संविधान सभा के निर्माण करने में सहायता की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। जो प्रजातंत्र की जड़ को है किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साम्यवाद द्वारा, आतंकवाद एवं विद्रोह, तीसरा है भाषाओं में विविधता, चौथा है भारतीय जीवन में बदलाव। तो आप दोस्तों ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ों को नष्ट करने के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी, अर्थात किसके द्वारा प्रजातंत्र की जड़ों को नष्ट किया जा सकता है। तो अगर प्रजातंत्र के जड़ की नष्ट करने की बात करें, इसमें आपको साम्यवाद होगा दोस्तों। क्या होगा? इसमें साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रजातंत्र को समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद, विद्रोह, भाषा एवं विविधता, ये सारे जितने हैं ये थोड़े समय के लिए आंशिक तौर पर भले इसके द्वारा खतरा हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर साम्यवाद आता है तो उससे समाप्त होने का खतरा होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी इसकी व्याख्या कर लेते हैं।
जैसे कि आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थायी या कमजोर किया जा सकता है। क्या कर सकते हो? अस्थायी या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है। क्या है? एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र को मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं उन्हीं को नष्ट कर देती है। तो यहाँ आपका दोस्तों सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये साम्यवाद। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हमने आज के वीडियो में पहला वीडियो था ये भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है तथा इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट देने का प्रयास किया है, आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा तथा यहाँ से आपको अच्छी जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तथा नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आएंगे तथा अभी बेसिक आपका जो चल रहा है, हम बताए थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा हौसला आप बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।